अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त दर्दनाक मनाजिर हैं। सूरत हाल बयान से बाहर नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान एक बार फिर 2010 की तर्ज पर सैलाब की सूरत में घिरा हुआ है। ये कहा जाए कि 2010 से भी कई गुना बड़े मसले और मुश्किल से दो चार है। 2010 के सैलाब को सुपर फ्लड्स कहा गया था, मगर अभी यहाँ तय करना बाकी है कि ये फ्लड्स किस किस्म के नताइज हमारे लिए लेकर आते हैं। तैयारी किस तरह की थी, क्या हम अलार्म थे, ये तो हम देख रहे हैं। और असल अंदाज़ा या तखमीना हमें तब होगा जब ये सैलाब उतरेगा, जब पानी जगह छोड़ जाएगा। अभी तक जो तस्वीर उभर रही है वो इंतहाई कर्बनाक है, अफसोसनाक है। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 24 अफराद मजीद सैलाब की नज़र हो गए हैं, जिनमें 17 बच्चों के अलावा 7 ख़वातीन 10 मर्द शामिल हैं। अभी मजीद नुकसानात की तफसील आना बाकी है, क्योंकि अभी NDME की सिचुएशन रिपोर्ट अपडेट होना है। खदशा ये है कि जानी नुकसान मजीद बढ़ेगा। अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 937 अमवात हो चुकी हैं। ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं। इसके अलावा 2 माह की बारिशों और सैलाब में अब तक 7,93,000 जानवर बह चुके हैं, यानी मर चुके हैं। घरों, मकानों, इमलाक, ज़मीनों, सड़कों, फसलों, पुलों का नुकसान इस सब से हटकर है। पाकिस्तान के चारों सूबे इस वक्त बदतरीन तबाही की तस्वीर बने हुए हैं। हर तरफ से मंजर आम पर आने वाले मनाजिर दिलखराश हैं। आज सवात दरिया तबाही के मनाजिर भी हमारे सामने आए। पानी चीखता धाड़ता आगे बढ़ता रहा, कई इमारतों को साथ ले गया। कोहिस्तान में 5 अफराद के बिफरी मौजों के नजर होने के मनाजिर भी गुजरे। बलोचिस्तान का और गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क से जमीनी राबता मुनक़ता है। एक और इंसानी अलमिया रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। अलमनाक बात यह है कि अभी बारिशें जारी हैं, दरिया मजीद बिफर रहे हैं, हालात मजीद दर्दनाक हो रहे हैं। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ अफराद अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि जानी और माली नुकसान का असल अंदाजा तब होगा जब ये पानी उतरेगा और बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर दूर उफ्तादा इलाकों तक रसाई मुमकिन हो पाएगी। अल्लाह रहम फरमाए। अभी रेस्क्यू और रिलीफ ही की सरगर्मियां जारी हैं और बाज़ जगहों पर वहां पहुंचना मुमकिन है जहां पानी बहुत है। अभी दोबारा आबादकारी का मरहला बाकी है। किसी तौर तखमीना नहीं लगाया जा सकता कि पाकिस्तान की तबाह हाल मईशत पर इस सैलाब के क्या असरात होंगे। बैनुल-अक़वामी इमदाद की मद में $50 करोड़ की इमदाद का ऐलान हो चुका। चीन, अमरीका, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा ऐलान कर रहे हैं। कौम के मुखय्यर हजरात से अपील हो रही है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर मुतासरा खानदान के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 24,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया। वफाकी काबीना और अफवाज पाकिस्तान 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान कर चुकी है। मजीद जज्बे की ज़रूरत है और कई गुना ज़्यादा जज्बे की ज़रूरत है। सवाल बहुत से अहम हैं। पेशगी वार्निंग के बावजूद हमारी हुकूमतें पेश बंदी क्यों ना कर सकी। आज शहबाज शरीफ से यह सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा। वार्निंग आई थी, लेकिन किसी को भी नहीं अंदाजा था सिंध में जो ये आखिरी रेला जो है बारिशों का, वो पिछले 30 साल के रिकॉर्ड को बीट कर गया है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये वक्त किसी को दोष देने का नहीं, हिम्मत दिलाने का है, सताइश देने का और आगे बढ़ने का है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, मगर यहाँ पर यह भी बता दें कि पानी जो है वो इस वक्त भी आगे बढ़ रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल नौशहरा के आसपास की है। दरियाए जेहलम के आसपास की आबादियाँ भी खाली कराई गई हैं। नौशहरा के आसपास की जो आबादी है वहाँ से 4 लाख क्यूसेक पानी आज रात गुजरने का बताया जा रहा है। वही पानी है जो ऊपर पहाड़ों से कालाम से होता हुआ नुकसान करता आगे बढ़ रहा है और इमरजेंसी डिक्लेयर है। वो तमाम इलाके जो दरिया किनारे हैं या आबादियाँ हैं, बेहतर है जो वहां पर इतला पहुंचा सके, ऐलानात किए जाएं ताकि मजीद किसी तौर जानी नुकसान से बचा जा सके। प्रोग्राम की जानिब बढ़ेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमें कोयटा से ज्वाइन कर रहे हैं अदाकार अयूब खोसो साहब। इससे पहले हमने उनकी अपील भी सुनी, वो आवाज़ उठा रहे हैं। जो कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है ये सामने रखना जरूरी है। 90% बलोचिस्तान में इस वक्त पानी है। अब्दुल शकूर साहब स्टूडियो में है, सदर अल खिदमत फाउंडेशन के। पूरे पाकिस्तान में इनके कहा जाए वर्कर्स, वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी रेस्क्यू किया है, लोगों को जाने बचा रहे हैं। हमें जफर अब्बास साहब ज्वाइन करेंगे, समाजी कारकुन हैं। अपने रिपोर्टर्स को लेंगे, कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों से जान सकें कि क्या सूरत हाल है। लसबेला से पीर बख्श हमारे रिपोर्टर हैं, हमें अपडेट करेंगे। PDMA की नुमाइंदगी रहेगी। बलोचिस्तान से अताउल्ला मेंगल साहब डायरेक्टर एडमिन एंड रिलीफ हैं।
जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रिलीफ में उनको इस वक्त दरकार है, कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और किस किस्म की मुश्किल से गुजर रहे हैं। पीर बख्श जो हमारे लसबेला से रिपोर्टर हैं, पीर बख्श मुझे ये बताइएगा कि सूरत हाल क्या है, जमीनी तौर पर रिलीफ वर्क किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या हर तरह से हर जगह पर लोगों तक पहुंच पा रहे हैं या दिक्कत है अभी भी पहुंचने में? देखिए आशा, जिला लसबेला बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। जिला लसबेला में तकरीबन 11,000 जो कच्चे मकानात थे वो गिर चुके हैं। 4,000 मकानात ऐसे बताए जा रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं, यानी अब किसी भी किस्म के राइश के काबिल नहीं है। 29 अफराद यहाँ पर मुख्तलिफ हादसात में जामबाक हुए हैं, छतें गिरने से या सैलाबी रेले में बैठ चुके हैं, और इस तरह तकरीबन 30,000 जो माल मवेशी थी वो भी सैलाब की नजर हो चुकी है, और 1.5 लाख रुपए एकड़ जो खड़ी फसलात थी वो तबाह हो चुकी है। अगर इमदाद की बात की जाए तो वो तकरीबन न होने के बराबर है, क्योंकि पीडीएम की तरफ से जो टेंट और राशन मिला गया था वो तकरीबन कोई 3,000 लोगों के लिए था। अब यहाँ पर जो मुतासिर हैं वो तकरीबन कोई 8,000 हैं, तो यानी 5,000 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको नहीं तो टेंट मिला है और नहीं राशन मिला है। लोग अभी भी, खास करके मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि तो पीर बख्श क्या पीडीएम में इमदादी कार्रवाइयां कर रही? जब आप कह रहे हैं 3,000 के लिए राशन दिया गया, 8,000 लोग हैं, खेमे मौजूद नहीं, तो क्या जारी है, मजीद लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है या रुक गया है? अभी तो ये मामला है तो जारी है, लेकिन जिले इंतजामिया की जानब से यही मौक़िफ़ आ रहा है कि भाई हमारे पास टेंट खत्म हो चुके हैं, जब दोबारा टेंट आएंगे तो हम देंगे, क्योंकि अब मुसलसल 45 दिन बारिश आशा यहाँ पर चली है। तमाम मकानात जो हैं वो अब नाकाम हो चुके हैं, जो कच्चे घर हैं वो लोगों के गिर रहे हैं, तो अब इन दिनों में हर एक को टेंट की जरूरत है। ठीक है, पीर बख्श हमारे साथ अताउल्ला मेंगल साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर एडमिन एंड रिलीफ हैं पीडीएम में बलोचिस्तान से। अताउल्ला साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि बलोचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है राइट नाउ, सूरत हाल या हकीकत आप हमें किस तरीके से बताएंगे, नुकसान कितना हुआ और आपका रिलीफ वर्क क्या बलोचिस्तान के हर घर तक पहुंच चुके हैं आप? बिल्कुल, बलोचिस्तान में इंतहाई ज्यादा नुकसान है, खासतौर पर जो लोग 5वां स्पेल था जिसमें तकरीबन 40 घंटे नॉन स्टॉप बारिश हुई, इसमें इस वक्त हमारे कैपिटल क्वेटा के राब्ता तमाम जो हमारे वेज है तमाम शहरों से कट ऑफ है, और इवन बल्कि पीडीएम में अपने वेयर हाउस तक भी हम लोग नहीं पहुंच सकते। हमारे वेयर हाउस के आसपास जो 4 ब्रिज थे सारों पानी ले गया। इस वक्त हमारे वेयर हाउस में जो सामान पड़े वो भी हम लोग नहीं पहुंचा सकते अपने रिलीफ चीज तक। जहाँ तक क्वेटा का ताल्लुक है, क्वेटा में रात को बहुत ज्यादा बारिश हुआ तो इसमें तकरीबन 3,500 लोग जो बेघर हुए नवाज दिल्ली की तरफ, उसको हम लोगों ने एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में उसमें टेम्पररी था और हम लोगों ने उनको आबाद किया है, और बाकी तकरीबन 500 यहाँ पे चश्मा चौजी में भी एक टेम्पररी स्टेडियम के हाल में उनको हम लोग फूड वगैरह नॉन फूड जिले इंतजाम में और प्रोवाइड कर रहे हैं। अताउल्ला साहब ये फरमाइएगा कि अगर पीडीएम में खुद अपने वेयर हाउस तक नहीं पहुंच पा रहा, वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा? मैं सिर्फ जिला लसबेला से अपने रिपोर्टर से बात कर रही हूं, तो वो ये कह रहे हैं कि जहां 8,000 लोगों को राशन दरकार है वहां 3,000 लोगों के लिए राशन दिया गया। लसबेला में खेमे मौजूद नहीं। अगर एक जिले की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है, ये तो पूरे बलोचिस्तान की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है या तो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या आपके पास टीम नहीं है। बिल्कुल, लसबेला में तो राशन जैसे आपका टीम कह रहे 3,000 है, बिल्कुल लसबेला में हम लोगों ने तकरीबन 4,000 टेंट पीडीएम में प्रोवाइड किए। इसके अलावा जो एनजीओ है उन्होंने प्रोवाइड कर, पीडीएम में लसबेला ने रिटर्न में मैं देता हूँ कि 8,000 लोगों को फूड प्रोवाइड किया है, जो पीडीएम में डीएसआर अपना। सर आप मेरी तस्दीक कीजिएगा, आप कह रहे हैं जिला लसबेला में 4,000 टेंट दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लसबेला में खाना 3,000 को मिल रहा है, टेंट 4,000 को मिल गया क्या वहाँ? खाना 8,000 को हमने प्रोवाइड किया, 8,000 को हमारे पास रिटर्न में रसीद से डीसी के 8,000 को हमने पीडीएम में प्रोवाइड किया। इसके अलावा कई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे लसबेला में काम कर रहे हैं, लोगों को खुराक प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक सर, एक खबर ये जो कि मीडिया में मुस्तकिल चल रही है गुज़श्ता चंद दिनों से कि पिछले चंद सालों में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले 21 डैम्स टूटे हैं, और इन्हीं डैम्स के टूटने से इस सैलाबी पानी ने एक इतनी सैलाबी सूरत-ए-हाल बनाई जहाँ पूरा बलोचिस्तान इसके नीचे आ गया। देखिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ 5 डैम टूटे हैं।
اور بلکہ 6 کل ایک ٹوٹ گیا بولان ڈسٹرکٹ میں، باقی 5 قلت بلا ڈسٹرکٹ میں ٹوٹے، باقی کسی ڈسٹرکٹ میں کوئی ڈیم نہیں ٹوٹا ہے۔ کل جو افواہ تھا کہ یہاں پہ بہت بڑا ریلا ہے جو کوئٹہ کے ایسٹرن سائڈ کو نوا قلی وغیرہ کو ہٹ کیا، تو یہی پہلے شروع میں یہی افواہ تھا کہ ڈیم ٹوٹ گیا، لیکن جب ٹیم نے وزٹ کیا بائی ایلی تو دیکھا ڈیم نہیں ٹوٹ گیا، اسپل وے سے پانی تھا، لیکن 40 گھنٹے انتہائی تیز بارش ہوئی، وہ اتنا بڑا پانی آیا کہ جو لوگوں کے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میں عطا اللہ صاحب ذرا میرے ساتھ رہے گا۔ ایوب کھوسو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی اپیل کر رہے تھے جو بلوچستان کے حالات اور صورتحال، اور میڈیا کی بھی ایک کہا جائے کہ اس کے اوپر بہت توجہ نہیں رہی، جتنا پولیٹیکل ہمارے ہاں چیزیں چل رہی تھی اس کے اوپر بہت فوکس رہا، اور یہ پری مانسون تھا جس کا الرٹ موجود تھا، جون سے پورا جولائی پاکستان کی زمین نے اس پانی کو پیا ہے، گھروں نے برداشت کیا، لوگوں نے برداشت کیا، مگر سمجھا نہیں گیا کہ یہ پانی کیا صورت اختیار کر سکتا ہے، اور ابھی ہم اگست کے آخری ہفتے میں کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پانی سب کچھ بہا لے گیا۔ کھوسو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بلوچستان میں اس ریلیف ریسکیو کے اوپر اب کسی تسلی میں ہیں کہ کسی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے یا ابھی بھی نہیں؟ دیکھیں میرا تعلق ہے وہ ڈسٹرکٹ صوبت پور سے ہے، جو کہ ڈسٹرکٹ ڈویژن نصیر آباد کا ایک ڈسٹرکٹ ہے۔ اچھا بالکل ہم سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پہ، اسی طرح سے میرا تعلق ڈسٹرکٹ جیک آباد سندھ سے ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ بارش تو اپنی جگہ پہ اور دریا کا پانی اپنی جگہ پہ، لیکن جو سب سے زیادہ ہمیں جو مشکل پیدا ہوئی وہ ہمارا جو کینال سسٹم تھا، جو ہمارا کینال سسٹم وہ ٹوٹلی کولیپس ہو گیا۔ یعنی کسی بھی کینال میں، چاہے وہ ڈرینیج والا ہو چاہے وہ دوسرے پانی لانے والے جو کینال ہوں، کسی میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ پانی کو کیری کر سکے، تو وہ جو ہر طرف سے وہ ٹوٹے ہیں، اس میں جو بریچز پڑے ہیں، تو جو وہاں تو وہ میدانی علاقہ ہے سارا، پہاڑی علاقہ نہیں ہے جو ہمارا نصیر آباد ڈویژن ہے، وہ زیادہ تر میدانی علاقہ ہے۔ چاہے آپ جھلمکسی تک چلے جائیں تو سارا میدانی علاقہ ہے۔ وہاں پہ وہ جو ایک آفت آ کے لوگوں کے اوپر ٹوٹی ہے، وہ تو بیچارے تو کہیں نکل بھی نہیں سکے، ان کے آس پاس کوئی پہاڑ بھی نہیں تھا کہ وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے یا کسی وہ درخت پہ چڑھ جاتے، تو ان کے ساتھ تو وہ یہی تھا، یا تو ان کے مال مویشی بہ گئے یا ان کے بچے بہ گئے۔ آپ نے تصویریں دیکھی کہ ان کے بچے اس میں مر گئے، لسبیلا میں بچے مر گئے لوگوں کے، جو میدانی علاقے میں پانی آیا۔ تو ہمارے ہاں تو پورا جو ہمارا کینال سسٹم ہے وہ تو ٹوٹلی کولیپس ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب کینال سسٹم پہ کوئی توجہ دی گئی ہو، کب یہ کام کیا گیا ہو کہ ہمارے اس کینال سسٹم کو ٹھیک کیا گیا ہو۔ باقی اگر میں ابھی اس وقت میں کوئٹہ میں ہوں تو کوئٹہ کا تو زمینی راستہ کٹ گیا ہے، زمینی راستہ کٹا ہوا ہے، ٹرین کا راستہ ہمارے پاس اکا دکا ٹرین چلتی ہے یہاں سے کوئٹہ سے، کیونکہ اس طرف تو کسی کی نظر نہیں جاتی۔ اگر کسی کی نظر صرف جاتی ہے تو وہ سندک کے حوالے سے جاتی ہے، ریکوڈک کے حوالے سے جاتی ہے، سوئی گیس کے حوالے سے نظر اس طرف جاتی ہے، لیکن وہ اس حوالے سے نہیں جاتی کہ یہاں پہ کوئی انسان بھی رہتے ہیں۔ تو دیکھیں ٹرین کا راستہ، اب ایک پل اگر ٹوٹ گیا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اب یہ تو مہینوں میں پل ٹھیک ہوگا، تو اگر آپ کا پل کا راستہ، ٹرین کا راستہ بھی نہیں ہو، آپ کا جو سڑک کا راستہ ہے وہ بھی، کلات کے راستے آپ آ نہیں سکتے ہیں، سکھر کے راستے آپ آ نہیں سکتے ہیں، جوب کے راستے آپ آ نہیں سکتے ہیں، تو آپ کا ریلیف آئے گا کیسے؟ اور دوسرا بلوچستان، کتنی سڑکیں ہیں ہمارے ٹوٹل بلوچستان میں؟ چند ایک سڑکیں ہیں، تو ان سڑکوں پہ کچھ لوگ تو آ گئے، لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں 40% ہے بلوچستان آپ کا پورے پاکستان کا، تو جو دور دراز کے علاقوں میں جو سڑکوں سے 150 کلومیٹر دور، 300 کلومیٹر دور، 600 کلومیٹر دور جو پڑے ہوئے ہیں، کسی پہاڑ میں، کسی میدان میں، چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں، کہیں 10 گھر ہیں، کہیں 15 گھر ہیں، کہیں 20 گھر ہیں، وہاں تک ریلیف کیسے جائے گا؟ تو آپ کے پاس جب تک کہ یہ ہیلی کاپٹر والا معاملہ نہیں ہوگا آپ کا ریلیف جا نہیں سکتا۔ تو آپ کا ریلیف صرف اسی صورت میں ہوگا کہ وہاں تک ایک ایک گھر تک آپ کو پہنچنا ہوگا۔ آپ نکالیں اپنا سینسس، اگر وہ ایمانداری سے ہوا ہے، آپ نکالیں کہ آپ کے پاس کتنے گاؤں رجسٹرڈ ہیں، آپ کے پاس کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں، کیونکہ ہم تو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنا اعداد و شمار پورے کر لیتے ہیں کہ جی فلاں اتنے گاؤں ہیں، فلاں جگہ اتنے گھر ہیں، ہمارے پاس تو وہ اعداد شمار ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ ریل کا جو راستہ ہے اس کو بحال کریں فوری طور پہ، اور ریلیف کے جو گڈس ٹرین ہے وہ اس کو آپ چلائیں، آپ جو سڑک کے راستے ہیں اس کو آپ کھول دیں۔ ایک آدھ اتھل والا راستہ جو ہے، لسبیلا والا راستہ جو ہے، وہ تو کئی مہینوں سے ٹھیک ہے۔ کھوسو صاحب بڑا ویلڈ سوال اٹھایا، عطا اللہ مینگل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے بالکل جواب لیتی ہوں اس پوری صورتحال پہ کہ رجسٹرڈ نمبر اور ارلی تیاری کیا تھی، لیکن شکور صاحب سے پہلے شامل کر لیں۔ اب تو شکور صاحب یہ فرمائیے گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پورے پاکستان کے اندر اوپر سے لے کے ہم بات کریں اور نیچے تک ہر طرف موجود ہے، آپ کی ریلیف ایکٹیویٹی جاری ہے، آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، کیا نمبرز آپ کے پاس ہیں، اور کس طرح کی مشکلات کا شکار ہیں لوگوں کو ریلیف اینڈ ریسکیو میں؟ دیکھیے عائشہ، جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ الخدمت کو یہ اعزاز حاصل ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہمارا ورکر موجود نہ ہو۔
दूसरा ये वर्कर जो है वो इतना डेडिकेटेड और इतना सेल्फलेस है कि अभी आपने कल वाक़या देखा होगा ये जो दीरबाला में कि गाड़ी गिरी है पूरे दरिया के अंदर और कोई रेस्क्यू की सूरत मौजूद नहीं है, तो 50-60 लोगों ने मिल के गाड़ी में से उन बच्चों को, ख़वातीन को बाहर निकाला है और बड़ा रिस्की सा काम था। और ये रिस्क हम तकरीबन हर जगह लेते हैं, लोग कंधों पे उठा के बच्चों को और सामान को ले जाके मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाते हैं। तो रिलीफ का काम तो हम केपी में भी कर रहे हैं, DI खान में भी कर रहे हैं, तौसा में भी कर रहे हैं, सिंध के इलाकों में भी कर रहे हैं। ये जो जिसका तज़किरा कर रहे थे बेला का इलाका जो है, विंदर का इलाका है, इसमें भी कर रहे हैं। लेकिन जो मुश्किल जो जिसका आपने तज़किरा किया वो ये है कि पहुंचने के इम्कानात कुछ जगहों पे हैं और यूं समझ लें कि 70% जगहों पे पहुंचने की सूरत नहीं है। अब मैं जो चीज़ तजवीज़ करना चाहूँगा वो सादा सी है, NDMA हो या PDMA हो। एक तो इन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि इनके पास फ़ंड कितने हैं, इनके पास कश्तियाँ कितनी हैं, इनके पास अगर कोई हेलीकॉप्टर हैं तो वो कितने हैं और इसको यूज़ कैसे करना है। मेरी इतलात के मुताबिक इनका सामान जो पड़ा होता है इस साल की वजह से वो इस काबिल ही नहीं होता कि वो काम चल सके। हमारी 5 बोट्स हैं इस वक्त जो मुख्तलिफ मुकामात पे काम कर रही हैं और उसके ज़रिए से हम जितना रिलीफ कर सकते हैं उसको कर रहे हैं। तो खुदा के लिए ये कम से कम ये तो डिक्लेयर करें कि हमारे पास इतनी कश्तियाँ हैं, हमारे पास इतने हेलीकॉप्टर हैं। पहला काम तो ये करें और अपने रिसोर्सेज को वेबसाइट पे लेके आएँ ताकि ट्रांसपेरेंसी होती नज़र आए और लोगों को कुछ समझ में आए कि ये जो बड़े इदारे कई साल से ये काम तो पहले नहीं करने चाहिए थे, अभी भी कर लें, इसमें देर नहीं लगेगी। यानी मेरा ख्याल ये है कि ये काम करने में तो 1-8 दिन की ज़रूरत है। दूसरा जो काम इनको करना चाहिए था, कल भी हम एक प्रोग्राम में थे, मैंने उस पर भी इसका तज़किरा किया, वो ये है कि खुदा के लिए आप इकट्ठा कर लें NGOs को और ये देख लें कहाँ कौन पहुँच सकता है और कोऑर्डिनेशन का काम एटलीस्ट कर लें। आपके पास तकसीम करने के लिए सामान नहीं है तो आप इन NGO से लें, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर फराहम कर दें, कोई कश्तियां फराहम कर दें। अच्छी बात की, मुझे ब्रेक पे जाना है, मगर उससे पहले अताउल्लाह साहब ये फरमा दीजिएगा कि जैसे अयूब खोसो साहब ने भी बात उठाई और वही बात अब्दुल शकूर साहब भी उठा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल की, आप लोगों के वेयर हाउसेज तक एक्सेस नहीं, कितने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? बलोचिस्तान के ऊपर तो जमीन बहुत है, फैलाव बहुत ज्यादा है, किस तरीके से पहुंच पा रहे हैं? इंडिपेंडेंट जो NGOs हैं वो भी नहीं पहुंच पाती, ये भी खुद कह रहे हैं। आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी है और क्या आप अपने रिसोर्सेज को स्ट्रीमलाइन कर चुके हैं या वो भी अभी इंतजार में है? देखिए मैडम, जहाँ तक अभी जो मोहतरम साहब कह रहे थे, हम लोगों का बाकायदा 8 साल मई में मनसूख कंटीजेंसी प्लान होता है जिसमें तमाम DDMA जिनके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर है, तमाम जिलों की मशीनरीज, तमाम रेलों के रिसोर्सेज शेयर होता है। उसकी अप्रूवल चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान देता है। इसमें बाकायदा मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर और PDMA के लिए बजट भी फिक्स करते हैं जो कि तमाम मीडिया में चलता है और इस साल भी तकरीबन तमाम मीडिया चैनल भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और उसके बाद टाइम हमारे वेबसाइट में तमाम हमारी मशीनरीज है, हमारे अपने ट्रक्स है, हमारे वसाइल सब कुछ वेबसाइट पे हमारे मौजूद है। जहाँ तक हेलीकॉप्टर का ताल्लुक है, बिल्कुल खोसो साहब ने फरमाया, वहाँ पे तो बिल्कुल एक तहसील है, मेरे DC से खुद बात हुई, सोबतपुर डिस्ट्रिक्ट में तहसील भवर, उसके 3 यूनियन काउंसिल में अभी तक अप्रोच नहीं है। उसके लिए आईली सर्विस पिछले 3 दिनों से तैयार है। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर, एक CM ने अपना दिया है, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो जा नहीं सके। और जहाँ तक हमारे बोट्स का ताल्लुक है, बिल्कुल हमने 15 बोट भी स्काउट्स को दिए, वो नसीराबाद में यूज कर रहे PDMA और आर्मी की टीम, और इसके अलावा PDMA के अपने रेस्क्यू टीम्स 5 टीम, 2 सोबतपुर में, 2 नसीराबाद में और 1 जाफराबाद में बाकायदा रेस्क्यू कर रहे और मुख्तलिफ मीडिया में चल रहे हैं। अताउल्लाह साहब, मजमूई तौर पर कितने % बलोचिस्तान तक PDMA की इस वक्त एक्सेस नहीं है, अगर परसेंटेज वाइज पूछूं? देखिए, इस वक्त बलोचिस्तान में जो कल की सूरत हाल के बाद क्वेटा के तमाम हाईवेज बलोचिस्तान के बंद है और क्वेटा से राब्ता मुनक़ता है। चारों हाईवे जो सिंध को जाता है, जो पंजाब को जाता है, जो कराची को जाता है या DG खान की तरफ से, बाकी छोटे शहरों के तो अपने तमाम रास्ते खुले हैं। सिवाय इन सब के अलावा हम लोगों का सिर्फ एक तहसील है, सोबतपुर का तहसील भवर, उस पर अभी तक अप्रोच नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अताउल्लाह साहब ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ये जो सैलाबी सूरत हाल है या ज़रूरत से ज़ायद मानसून बारिशें, ये प्री मानसून बारिशें, इस बार इनकी वार्निंग दी गई थी जिनका आगाज़ जून से हुआ और अब 2 माह से ज़ायद का वक्त हो गया और बारिशों और सैलाब से जो नुकसान हुआ है, जो आज तक के नंबर्स हमारे सामने मौजूद हैं, मुल्क भर में 31 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। मामूल से 207% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। 900 से ज़ायद लोगों की इसमें डेथ्स हो चुकी हैं। 1,25,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हैं। 4.25 लाख जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है घरों को। 20 लाख एकड़ फसलें तबाह हुई हैं। 3,000 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई हैं। 129 पुल सैलाब की नज़र हो गए हैं, जबकि 45,598 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया इस पूरी सूरत हाल के दौरान। इस वक्त करीबन 2.25 लाख से ज़ायद अफराद इमदादी कैंप्स में रह रहे हैं। बलूचिस्तान के 27 अजला शदीद मुतासिर हैं। बलूचिस्तान में 469% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। 4.25 लाख एकड़ रकबा मुतासिर है। 230 से ज़ायद लोग जान से गए। मुतासरा इलाके डेरा बुगटी, जाफराबाद, खुजदार, लजबेला, मच, सिब्बी और चमन है। सिंध में 300 डेथ्स हैं। 23 अजला शदीद मुतासिर हैं। 522% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। 10 लाख लोगों को खैमों की ज़रूरत है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध बता रही है। शदीद मुतासरा इलाकों में हैदराबाद, घोटकी, बदीन, दादू, खैरपुर, जैकबाबाद, नौशहरो फेरोज, टंडोला यार, मीरपुर खास हैं। पंजाब में 90% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। 164 अफराद हलाक हो चुके हैं। 4 अजला शदीद मुतासिर हैं। 2 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। 2 लाख मवेशी जान से गए हैं। तौंसा, राजनपुर, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ वो अजला हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। केपी में 31% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं। 169 लोग जान से गए। 9 अजला शदीद मुतासिर हैं। 1 लाख लोग ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। टांक, डिया खान, करक, सवाबी, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, लकी, मरवत और 4 सद्दा वो अजला हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है। मगर अभी लेटेस्ट नौशहरा, दरियाए नौशहरा में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। आज रात 4 लाख क्यूसेक पानी गुजरना है। जीटी रोड भी कहा जा रहा है 3 से 4 फुट डूब सकती है, तो अभी बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। दरिया किनारे बस्तियां या करीब से गुजरने वाली सड़कें बहुत एहतियात से उनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और लोगों को वहाँ से मूव करने की ज़रूरत है। हमारे साथ जफर अब्बास साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। उनकी तरफ जाऊंगी। हमारे रिपोर्टर हमें सक्खर से ज्वाइन करेंगे, रशीद रजा साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सक्खर में सूरत हाल क्या है। जफर अब्बास साहब, पहले आप फरमाइएगा, आप एक अहम मीटिंग में भी मौजूद थे अब से कुछ देर पहले, कि ज़मीनी हकीकत क्या है? क्या सिंध के अंदर हर घर तक पहुंचने में कामयाब हो पा रही हैं इमदादी इदारे और हुकूमती एफर्ट्स, या भी बहुत से लोग, बहुत से घर ऐसे हैं जहां पहुंचना मुमकिन ही नहीं है? जफर अब्बास साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, फरमाइएगा। देखिए, आपने जो फिगर बताए हैं उससे बहुत ऊपर का नुकसान हो चुका है। मैं अभी डीजी रेंजर साहब की मीटिंग से आ रहा हूँ। सिंध के डीजी रेंजर जो हैं मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी साहब, उनकी मीटिंग से आ रहा हूँ और वहां पर जो फिगर दिया गया वो 5 लाख का है। मैं जो वीडियोस में बोल रहा हूँ 15 लाख से ज्यादा मकान। आप खुद सोचें, किसी कच्चे मकान के पास अगर 2 दिन पानी खड़ा रहेगा 1 फीट भी, जबकि पानी 4-4 फीट खड़ा है, तो क्या वो मकान बचेगा? कुछ भी नहीं है। लोग खड़े में, लोग वीरानों में खड़े हैं, लोग पहाड़ों पे खड़े हैं, लोग सड़कों, जहाँ सड़कें हैं, अगर कहीं सड़क है तो उसके किनारे पे खड़े में इंतजार कर रहे हैं या जिंदगी आएगी या मौत। जिंदगी कहते हैं कि अगर उनको कोई साया मिल जाए, पानी से बच जाए, अगर उनको खाना मिल जाए तो उनका पेट भर जाए, ये जिंदगी है। अगर ये नहीं पहुंची तो फिर मौत है। मैं आपको ये बात बिल्कुल सच बता रहा हूँ। हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हम तो अब खैमों के सिटी लगा रहे हैं, हमारे खैमे पहुंचना शुरू हो गए, लेकिन कितने लगा लेंगे हम? ये तो भाई हमें पूरे पाकिस्तान को इंटरनेशनली मदद मांगनी चाहिए। इतनी बड़ी आफत आई है, हमारा पूरा सिंध डूब गया। जनूबी पंजाब के आप जो एरियाज की नाम दे रहे हैं, आप राजनपुर, फाजिलपुर विजिट तो करें। आप तौसा शरीफ देखें तो पानी एक तरफ से पक्के अस्पतालों में घुस रहा है सरकारी और दूसरी तरफ से निकल रहा है, बीच में कुछ नहीं है। तो लोग इस वक्त मुसीबत में हैं। मैं तो बार बार लोगों से अपील कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते, मैंने कोविड में 16 अरब रुपए का राशन बांट दिया, मैंने एक कैंप नहीं लगाया इमदादी। अब इस वक्त ऐसी क्या आफत आ गई कि मैं 2 तलवार में भी कैंप लगा के बैठा हुआ हूँ, नुमाइश चौरंगी पर भी 5 स्टार, कि मैं बता ही नहीं सकता करोड़ों लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हुए। जफर अब्बास साहब, अभी तो पानी ऊपर से और आ रहा है, दरिया भर चुके हैं, पानी बहुत तेजी से है। ये सब बात की बात है, ये सब बात की बात है। पानी क्या लोगों को महफूज मकामात की तरफ पहुंचा दिया गया है? कम से कम मजीद जाने नुकसान। मकाम कौन सा महफूज मकाम मुझे बताएं? पूरा एरिया डूबे हुए। कौन से मकाम? जिस स्कूल में जितने कमरे उतने लोग भर गए, वो भी अगर पानी में डूबे हुए। लोग तो बेचारे पहाड़ों पे चढ़े हुए, रोडों की साइडों में बैठे हुए। अगर आप एक सफर कर लें कल कराची से सक्खर, आंखें
मैं कहता हूँ नींद नहीं आएगी रात में। कल मैं आज भी मैं बैठूंगा रात में 9 से लेकर 12 तक 2 तलवार पे डोनेशन ले रहा हूँ लोगों से। मेरे पास जो लोग आ रहे थे मैं उनसे कह रहा था अगर मैं ये बिस्किट का पैकेट जो आप दे रहे हैं ना, सिर्फ ये आपको दिखा दूं कि मैंने किसको दिया है, किस आदमी किस फैमिली तक, आप रोगे आंसुओं से। इस वक्त क्या सबसे बड़ी मुश्किल फंड्स की है? इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत लोगों तक पहुंचना है। सड़कें नहीं है, रास्ते नहीं है। तो पीडीएम में सिंध कितना कोऑपरेटिव हो पा रही है और आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं? पीडीएम में क्या बोल रही है, ये एनडीएमए का मसला है, नेशनल डिजास्टर है। ये प्रोविंशियल की बात नहीं हो रही है, नेशनल डिजास्टर है, ये आफत है, ये एक बड़ी आफत है। इसमें 1-2 इलाके नहीं, मैं बार बार चैनलों पे बोल रहा हूँ, 2005 के जलजले से बहुत ऊपर की बात है, 2009-10 का सैलाब से बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ऊपर की। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमने क्यों वीडियोस बनाई कसमें खा खा के अल्लाह के वास्ते मीडिया दिखा दो ये चीज, हमारे लोग मर जाएंगे, ये करोड़ों जनाजे कौन पढ़ाएगा, ये करोड़ों लोगों को दफनाने के लिए कफन कौन लाएगा? तो इनको बचाओ नहीं हमारे अपने। मैं तो लोगों से कह रहा हूँ भाई राशन वाशन क्या कर रहे हो, खाना पकेगा किस चीज पे? लकड़ी सारी गीली है। बिस्किट दे दो, खजूर दे दो, भुने हुए चने दे दो, दूध के डब्बे दे दो, जूस के डब्बे दे दो, पानी की बोतल दे दो, बच जाएंगे। मैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं, हमारे द्वारा जेडीसी जो काम कर रहे हैं, पके हुए खाना पकाने के लिए लकड़ी मुल्तान से लानी पड़ रही है। तो ये तबाह हाल लोग लकड़ी कहाँ से लाएंगे भाई? और आपके दिया हुआ तेल और दाल की थैली 1 किलो की लेके बैठे रहे बगल में, वो इनको जिंदगी देगी? नहीं, इनको खजूर दे दो, इनको बिस्किट दे दो, ताकि अगर 1 कार्टन भी किसी को दे देंगे। आज मैंने इंग्लिश बिस्किट वालों से राब्ता किया, उन्होंने मुझे बोला 40,000 कार्टन आपको दे रहे हैं। मैंने इनसे राब्ता किया, ये कैंडीलैंड वाले जो है ये बड़ा आपने एक वैलिड पॉइंट, और लोगों के उसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि खुश्क खुराक पहुंचाई जाए। बिस्किट, खजूर, भुने हुए चने, दूध, पानी, जूस, और इसके मुखैर हजरात या कंपनीज जो ज्यादा सपोर्ट कर सकती है और पहुंचाया जा सकता है। मुझे ये फरमा दीजिएगा जफर अब्बास साहब कि सिंध के अंदर क्या कहा जा सकता है कि 80% लोगों तक पहुंचने में कामयाबी हो रही है? रुकावट हेलीकॉप्टर के जरिए है, सड़कें तो बहुत डूबी हुई हैं। तो अभी आज मैंने सुना था कि हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन शुरू होगा, और मैंने ये भी जानता हूँ कि हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी शायद 30 या 40-50 टन की है राशन उठाने की, लेकिन अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसा कुछ शुरू हुआ है। लोगों के पास बिजली नहीं है, लोगों के पास मोबाइल नहीं है, लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, क्योंकि मोबाइल चार्ज ही नहीं है। लोग किस मुसीबत में है, अगर कोई देख ले सर पीट पीट के रोएगा, इतनी मुसीबत में है। और वो लोग जो वेल सेटल लोग थे, मैं आपको बताऊं, परसों में जब सक्खर में था तो मैं एक जगह बैठा हुआ था, एक बड़े लोगों के यहाँ, पैसे वालों के यहाँ, उनके घर के अंदर पानी टपक रहा था। एक मीटिंग में गया था। अब सोचें, वो बेचारे जिनके 6-6 कमरों के मकान थे लेकिन थे कच्चे, पानी ले गया, बिल्कुल 2 दिन खड़ा रहेगा, वो तीसरे दिन तो बह जाएगा। आफत आई है। मैं तो कह रहा हूँ चैनल ट्रांसमिशन चलाएं, सब मिलके इज्तिमाई रोएं, दुआएं करें और मदद मांगे इंटरनेशनली। भाई हमारे मुल्क में इतनी बड़ी आफत आई है, हमारे करोड़ों लोग मुसीबत में। बिल्कुल दुरुस्त। हमारे साथ रहेगा जफर अब्बास साहब। रशीद रजा जीएनएन के सक्खर से रिपोर्टर हमारे साथ हैं। रशीद रजा, ये बताइएगा कि सक्खर में क्या सूरत हाल है? आज वह सिंध के लिए वफाक की तरफ से 15 अरब की इमदाद का ऐलान किया गया है। क्या आप देख रहे हैं ग्राउंड पर जो लोग हैं उन तक इमदाद, रिलीफ, रेस्क्यू तेजी से हो रहा है? इमदाद तो अब अनाउंस हुई, लेकिन वैसे हालात क्या हैं जिला इंतजामिया और सूबाई हुकूमत के? जी, अगर हम ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत की बात करें तो जो लोग सड़कों पर आ गए, कच्चे से उठकर सड़कों पर आ गए, उन तक तो कुछ रिलीफ पहुंचाया जा रहा है, मगर जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपने घरों तक महदूद हैं, निकलने के लिए तैयार नहीं है, इंतज़ामिया उन तक पहुंचने के लिए भी तैयार नहीं है। सक्खर और हम गिरदोनवा की बात करें तो कच्चा हो, दरिया के अंदर का कच्चा हो या सक्खर सिटी हो, हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलाका यानी शहरी इलाका, प्योरली शहरी इलाका, वहां पर भी पुराना सक्खर है, वसपुर मोहल्ला है, रॉयल रोड है, कुरैशी गोट है, वहां पर 4-4 फीट तक पानी जमा था, लोगों के घर डूब गए थे, गिर गए थे, मगर इंतजामिया को होश नहीं आया कि वहां से पानी निकाल दिया जाए। 6-7 दिन तक जिस तरह के अभी बात करी कि जहाँ बड़े लोगों घर में बैठा हुआ था उनके घर टपक रहे थे, सक्खर में शायद ही कोई एक ऐसा घर मौजूद हो जहां पर पानी ना टपका उनके घरों के अंदर। इतनी तेज बारिश हुई थी, मगर इंतजामिया होश के नाखून लेने की तैयार नहीं है। फंड्स आए जा रहे हैं, फंड्स लिए जा रहे हैं, मगर लग कहाँ रहे हैं, पहुंचाए कहाँ जा रहे हैं, ये नजर नहीं आ रहा। आज भी वजीर आजम जब यहाँ पर मौजूद आए थे तो एक रिलीफ कैंप जो बनाया गया था, जो कल ही स्टेब्लिश किया गया था, कल शाम को स्टेब्लिश किया गया था, वहां पर गए तो पीछे से जो मुतासरीन थे, बारिश और सैलाब मुतासरीन, वो वहां पर पहुंचे तो इंतजामिया ने उन पर से झड़पें हुई हैं, उनको आगे जाने नहीं दिया गया।
امداد ہو رہی ہے، امداد مل رہی ہے، وزیر اعلیٰ بھی اعلان کر گئے، وفاق بھی اعلان کر گیا، سب موجود ہیں، مگر متاثرین جو حقدار ہیں ان تک پہنچتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ ٹھیک ہے رشید رضا، اب ایسے یوں کہا جائے کہ صرف 5 سے 8 یا 10%۔ ہاں ٹھیک ہے عبدالشکور صاحب، یہ دیکھیں اب وزیر اعظم صاحب وہاں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں 15 ارب کا، ابھی جس طرح سے ظفر عباس صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ کیا کیا درکار ہوگا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ بن جاتا ہے کہ کیا جس کے لیے مدد، ریلیف، ریسکیو کی جا رہی ہے، کیا اس تک پہنچ رہا ہے، کیا اس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ ایک علیحدہ سوال ساتھ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہی اس طرح کا کام شروع ہوتا ہے۔ عائشہ، یہ سب سے اہم سوال ہے، میں اس سے ڈس ایگری کروں گا کہ ہمیں انٹرنیشنل اپیل کرنی چاہیے، حرج کو نہیں ہے اس میں انٹرنیشنل معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی، انٹرنیشنلی بھی ہمارا ایک مسٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے، لوگوں نے 2010 کے سیلاب کے بعد جو کنڈیشن، میں اسی حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں مدد نہیں پہنچ رہی۔ دیکھیے اس وقت ہمارا ایک ایم پی اے جو ہے جب وہ الیکشن لڑتا ہے تو 2 ارب 4 ارب 6 ارب روپیہ خرچ کرتا ہے، تب جا کے وہ بنتا ہے۔ ہمارے سینیٹرز جو ہیں یہ رشوت دیتے ہیں 5 ارب کی 7 ارب کی، اور اس کے بعد وہ سینیٹر بنتے ہیں۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں نہیں باہر نکلتے، لوگوں کے پاس جاتے؟ یہ ہمارے جو ریل اسٹیٹ کے ٹائیکونز ہیں، ان میں سے ایک بندہ کئی ارب روپیہ ڈونیٹ کرے تو اس کے گھر سے اتنا سا خالی ہوتا ہے۔ پاکستان کے ریسورسز پہ اگر آپ ڈیپینڈ نہیں کریں گے تو باہر سے جو مدد آئے گی وہ پھر چوروں کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ تو میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ یہ جو لیڈرز ہیں، سو کالڈ لیڈرز، ان کو باہر نکلنا چاہیے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں، اور وہ ہمیں ساتھ لیں، وہ بے شک اپنے پیر گیلے نہ کریں، رہیں جیسے گاڑی کے اندر ہی رہیں، لیکن لیڈ کریں اور رہنمائی دیتے ہوئے وسائل اپنے نکالیں۔ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج بھی اگر میں ہی باقی ہے اس ملک میں حکمرانوں کی، سیاستدانوں کی، کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو، پرائیویٹ این جی اوز ملیں، انڈیپینڈنٹلی لوگ جائیں، والنٹیئر کریں، پر ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی رائٹ ناؤ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو غالباً فون سننے کے بھی روادار نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو اعلان کرنا چاہیے، سوشل میڈیا پہ یہ ہمارے نمبر ہے، جو مشکل میں ہے وہ ہم سے کانٹیکٹ کرے، اور وہ پھر لوگوں کو لے کر اپنے، دیکھیں سکول بند ہیں، ٹیچر سارے اویلیبل ہیں، اسٹوڈنٹس اویلیبل ہیں، یعنی والنٹیئرز کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ اس میں کام کے لیے تیار نہ ہوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس آفت کو ٹالنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، باہر دیکھنے کی بجائے اپنے لوگوں پہ انحصار کیا جائے، لیڈرشپ باہر نکلے، اللہ پہ بھروسہ کیا جائے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر وسائل کا مسئلہ ہے، وسائل کو مس یوز کرنا ہمارا مسئلہ ہے۔ اگر اس سے ہم نکل آئیں تو یہ کام ہوگا۔ لیکن میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ ایک کام تو کم از کم ہم کریں، اور میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم این جی اوز کو، جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ یہ ٹینٹس کو موو کر رہے ہیں، اسی طرح میں بے شمار اور اداروں کو جانتا ہوں، ہم کوارڈینیشن کا ایک سیٹ اپ بنائیں۔ ہمیں اگر پتہ ہو کہ ظفر یہاں ٹینٹ لگا رہا ہے تو ہم کسی اور علاقے کے اندر چلے جائیں اور اس کے ساتھ اس کام کو کریں، لیکن ٹینٹ کا وقت ابھی نہیں آیا، ابھی کوئی جگہ نہیں ہے جس کے اوپر ٹینٹ لگائے جائیں۔ لوگ ٹینٹ لے لیں گے تو زیادہ یہ ہوگا کہ ان کی چارپائیوں کے اوپر یا ان کے سروں کے اوپر وہ رکھنے کے لیے کر لیں گے، تو وہ موقع آنے کا اگلا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے پر خواتین پریگننٹ ہیں، ان کے بے شمار ایشوز ہیں، بالکل درست، ہیلتھ ایشوز سب کھڑے ہو سے جائیں گے۔ اہم شے جس پہ الخدمت جو اس وقت کام کر رہی ہے، ہم نے 150 مقامات پہ میڈیکل سینٹرز بنانے کا طے کیا ہے، اور کوشش کریں گے کہ ایمبولینسز کے ذریعے سے لوگوں کو جہاں سے لا سکتے ہیں، خواتین اور مردوں کو، ان کے لیے اس کا بندوبست کریں۔ ٹھیک ہے ظفر عباس صاحب، یہ جو ٹرسٹ کی میں بات کرتی ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں باہر سے لیا جائے، کہیں سے بھی۔ آج 15 ارب کا اعلان وزیر اعظم کھڑے ہو کے کر رہے ہیں سندھ کے لیے، ایک سوال ضرور اٹھے گا اور وہ بار بار اٹھے گا، ریسورسز کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، ہم تیار نہیں تھے، چلیں اس بات کو ایک طرف رکھ دیں، ہمیں پتہ نہیں چلا کیا ہو گیا، بارشیں ضرورت سے زیادہ ہو گئی، سیلاب بہت زیادہ آ گیا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں جو امداد ہے وہ درست طور پر درست لوگوں تک پہنچ رہی ہے، پہنچنا شروع ہو جائے گی؟ کوئی فیگرز، کوئی نمبرز، کوئی اندازہ ہے کہاں کیا جانا ہے، یا کہ پھر وہی کہانی دہرائی جائے گی جو ماضی میں بھی ہوتی رہی؟ اتنا بڑا سیلاب آیا ہی نہیں کبھی سندھ میں اس سے پہلے۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، ابھی ہم سکھر بائی پاس کے اوپر سٹی بنا رہے ہیں خیموں کا، آپ دیکھ لیں آ کے۔ دوسری صورتحال اگر آپ کو سچ دیکھنا ہے تو آپ سکھر سے کراچی سفر کریں، ایک راستے میں اگر آپ کو 5000 ٹرک نہ نظر آئیں جس میں لوگ اپنے بھیڑ مویشی، گائے بھینس، اپنی ماں باپ، اپنی چرپائی پلنگ ڈال کے کراچی کی طرف آ رہے ہیں، لوگ ہجرت کر رہے ہیں، راستہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کون سی امداد، کیسی امداد۔
मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ, बिस्किट चना और खजूर देकर उनको जिंदा तो रहने दो, ये तो पहुंचा दो। कौन कह रहा है तुमसे 10,000 रुपए का राशन का बोरा दो? वो भाई तुम 300 रुपए का बिस्किट और 1 बोतल पानी दे दो, वो 2 दिन जिंदा रह लेंगे। सिर्फ इतनी सी दरखास्त है। हम तो अभी सीधी सीधी बात कर रहे हैं, हंगामी एक्शन कर रहे हैं। हमने अभी किचन लगा दिए हैं, जितने किचन लगाए 1000 देने बन रही है, लेकिन उसकी औकात चीनी के दाने के बराबर नहीं है। बात करोड़ों लोगों की है। हम जो राशन बांट रहे हैं वहाँ 14-15 करोड़ का राशन बांटा है, उसकी क्या औकात है? जफर अब्बास साहब, क्या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए इसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता कि इलाके या अभी तो एक आफत आई है, पूरा सिंध डूबा हुआ है, जो जहाँ पहुंच सकता है पहुंचो। अभी अगर मैं ये तय करूं कि सब राशन लेकर आए सखर, फिर हम सखर से तय करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी गले में आएगी। एक ट्रक वाला जो है 40,000 के बजाय उस रूट के 1.5 लाख ले रहा है, फिर वो डबल खर्चा होगा। टाइम कितना लगेगा? बंदा पहले ही 3 दिन से भूखा है, मेरे सिस्टम की वजह से 5 दिन और भूखा है। जो जहां पहुंच सकता है पहुंचे, जिस तरह जान बचा सकता है लोगों की बचाए। ठीक है, बस अभी तो ये होना चाहिए। अयूब खोसा साहब, अगर मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात करूं, जिस तरह ये अभी जफर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि जो ड्राई चीजें आप पहुंचा सकते हैं वही बेहतर है ताकि जानें बचाई जा सके। कुछ ये भी चीजें रिपोर्ट हुई, सिंध से भी ऑब्वियसली हो रही हैं, बलूचिस्तान से भी, और हाथ के प्लास्टिक शीट्स या खैमे अगर कहीं मुयस्सर हैं उन इलाकों में तो उनकी भी कीमतों में एक चढ़ाव आ गया कि वो ऊपर चढ़ गई हैं कीमतें। जो 4,000 की चीज थी वो 10,000 पे चली गई, जो 200 की थी वो 800 पे चली गई। तो ये कुछ भी हो रहा है। आप वहां पर क्या देख रहे हैं? खैमा दरकार है, पहले फूड पहुंचना जरूरी है, या अभी उससे भी पहले की सूरत हाल है कि लोगों को निकालना जरूरी है? कहाँ आपको लग रहा है कि रुकावट पहली पड़ रही है? देखिए, मैं जफर वाली बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे जफर साहब ने कहा है कि इस वक्त आप लोगों को जिंदा रहने दें, उन तक जिंदगी की जो है ना, जिंदगी बचाने वाली खुराक उन तक पहुंचा दें। अगर आप उनको कहेंगे कि जनाब ये ले राशन, इसको पका ले, तो उसके पास पकाने के लिए कोई चीज़ है नहीं। इस वक्त कोयटा में गैस नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं शहर की बात कर रहा हूँ, यानी बलूचिस्तान जहाँ से सुई गैस है वहाँ पे गैस नहीं है, कोयटा में गैस नहीं है। ठीक है, वो एक लाइन है, बीबी नानी का पुल वहाँ से उड़ गया तो वहाँ से पाइपलाइन भी निकल गई। आज हमारे पास इंटरनेट भी नहीं था, फोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम तो कटे हुए लोग हैं। तो इसमें सिर्फ यही वाली बात है कि खुदा के वास्ते आप सिर्फ लोगों तक खाने पीने की चीज़ें पहुँचा दें कि वो जिंदा तो रहें। ये ठीक है, पहाड़ी इलाका है, कहीं पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, पानी उतर जाएगा, लेकिन उसके बाद उनको जिंदा तो रहना है। तो आप उनकी जिंदगी को रिहेबिलिटेट करें, वो बात का मरल है। फिलहाल आप इस बात पे चले जाएं कि आप उन तक उनको शेल्टर पहुंचा दें, उन तक उनको खुराक पहुंचा दें। माल मवेशी उनके निकल गए, क्योंकि उनका बलूचिस्तान में ज़्यादातर सिर्फ हमारे पास एक नसीराबाद डिवीजन है जो कि जहाँ पे जमींदारी होती है, यानी कैनाल इरीगेटेड एरिया है वो, और लसबेला का इलाका है जहाँ पे पानी वानी का है सिलसिला। बाकी तो यहाँ पे छोटी मोटी खेती बाड़ी है या बागात है, तो उनका तो वो सारा कुछ बर्बाद हो गया, माल मवेशी बर्बाद हो गए। अब आपने उनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, ये तो हुकूमत की पॉलिसी है। हुकूमत की पॉलिसी आए, स्क्रीन पे आए, आके वो जैसे कभी कभार इनके प्रॉब्लम फंस जाते हैं ना, तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं सिर्फ अपने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, सिर्फ अपने केसेस को रिजॉल्व करने के लिए। अब आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और लोगों की बात करें, आवाम की बात करें, पब्लिक की बात करें। इस वक्त हर एक अपने केस की बात करता है। जैसे मैं कहीं मैं सुन रहा था, जफर साहब को मैं सुन रहा था कि वो एक चैनल पे किसी एक की खबर चल रही है कि उसने अभी दलिया खा लिया, उसने अपनी केला खा लिया, अब उसने जूते पहन लिए, अब वो गाड़ी में बैठा, अब वो कोर्ट की तरफ जा रहा है। हम तो सारा दिन ये चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे अवाम का, पब्लिक की कोई बात तो कर ही नहीं रहा ना। बिल्कुल, तो रोए नहीं, पीटे नहीं, तो क्या है, लेकिन अभी हम रिलीफ की मैं अपने गाँव से कटा हुआ हूँ, मैं अपने शहर से कटा हुआ हूं, मैं अपने लोगों से कटा हुआ हूं, मेरी जमींदारी तबाह हो गई है, मेरे अब्बा का घर खत्म हो गया है, मेरा अपना घर खत्म हो गया है। मेरे पास यहाँ कोयटा के घर में मेरे सारे मेहमान आके ठहरे हुए हैं, कोई छत के ऊपर ठहरा हुआ है, कोई कमरे में घुसा हुआ है, कोई बाथरूम में। तो मेरा हाल ये है, मैं यहाँ आपके ऑफिस में, GNN के ऑफिस में बैठ के आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास आपसे बात करने के लिए जगह ही नहीं है। तो हम करें क्या, मुझे बताएं। यकीनी तौर पर खोसा साहब बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है, और जो इससे गुजर रहे हैं वही इसको समझ पाएंगे। कोशिश यही है कि हम सब एक आवाज बन सके। इस वक्त अजमत बुजदार हैं, GNN के रिपोर्टर तोंसा से। एक आवाज बिल्कुल दुरुस्त। अजमत बुजदार, मुझे ये बताइएगा कि तोंसा में सूरत हाल क्या है, रिलीफ वर्क किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी रुकावट मसला क्या है जिसको एड्रेस होना जरूरी है? जी शुक्रिया आयशा। यहाँ पे तौसा शरीफ में ये पहली दफ़ा इतनी बड़ी ज़्यादा आफत आई है कि यहाँ पे इस वक्त रिलीफ की जो सूरत हाल है, यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, क्योंकि ये कोसलेमान से मुलिका एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सड़कें ना होने की वजह से लोगों को खासकर ज़्यादा मुश्किलात हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है डेरा गाजी खान की, वो रोड तो कवर कर रहे हैं, रोड के साथ साथ जो लिंक एरिया है वहाँ तो देख रहे हैं, रिलीफ भी कायम किए गए थे कुछ दिन पहले। जहाँ पे एक इलाका है आमदानी, जहाँ सबसे
सबसे ज्यादा पहले जहाँ पे रेला आया था 26 जुलाई को, जिसने तबाही मचा दी थी, और उस इलाके के छतानी का इलाका है, वहाँ पे 10 अफराद उस रेले में बह गए थे, जहाँ बाग हो गए थे, जिनमें से कुछ अफराद की लाशें नहीं बनी। और कोई सुलेमान का जो मुल्ली का इलाका है, वहाँ तो तादाद का ही पता नहीं है कि कितने लोग वहाँ पे उस एरिया में बह गए थे। 2 दिन पहले वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, हेलीकॉप्टर भिजवाए गए थे, रास्ते नहीं है वहाँ पे। 2 दिन आर्मी के जो हेलीकॉप्टर हैं वहाँ गए थे, कुछ सामान पहुंचाया था। जहाँ पे तमाम जो निजाम है वो दरहम बरहम है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे फोन नहीं है, जहाँ पे बिजली नहीं है, तमाम निजाम जहाँ पे तबाह हो गया है, जिसकी वजह से जहाँ पे लोगों के लिए बहुत बड़े मुझे अगर ये बताएं कि इस वक्त रिलीफ ही की स्टेज में समझूं इसको, जो अभी तक मैं कंक्लूड कर पा रही हूँ मेहमानों के साथ ही, कि पानी से निकालने से लेकर पीने का पानी देने तक यही सूरत हाल है वहां जाने बचाने को? रिलीफ के जी बिल्कुल, जहाँ पे रेस्क्यू के अलावा और कोई जहाँ पे कुछ पाक आर्मी के जवान आए थे, इसके अलावा रिलीफ के हवाले से कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ कि 50% लोगों को भी खाना नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जहाँ पे लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, जहाँ पे लोगों के घर मिसमार हो गए हैं, जहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल है। इस वक्त भी एक बड़ा रेला इस वक्त जहाँ से गुजर रहा है, क्योंकि जहाँ पे कोई सुलेमान से आने वाले जो बड़े रेले होते हैं वो काफ़ी जोरावर होते हैं, जहाँ पे आते ही वो सब कुछ ठीक है। अजमत बुज़दार रिपोर्टर हमारे तोंसा से बहुत शुक्रिया। इस मामले के साथ जुड़े रहेंगे, इसी पर बात करेंगे और इसी पर सवाल उठाएंगे। अयूब खोसो साहब, अब्दुल शकूर साहब, जफर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया PDMA से, बलोचिस्तान से हमें जितने भी मेहमानों और रिपोर्टर्स ने ज्वाइन किया। बहुत ही कर्बनाक और तकलीफ दे सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू का इब्तिदाई ही अमल है। जिस तरह जफर अब्बास साहब ने बार बार कहा, एक बार उसी बात को दोहराना चाहूंगी, जिंदगी बचाना और उस जिंदगी के बचे रहने के लिए एफर्ट की जरूरत है, एक आवाज की जरूरत है, और उसके लिए हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, उलमाए कराम हैं, हम मीडिया के लोग हैं, हम सबसे कहीं ना कहीं कमी रही है या कोताही हुई है कि बर वक्त हम आवाज बुलंद नहीं कर सके, हाथ बढ़ा नहीं सके। हम इससे बेहतर भी कर सकते हैं। जरूरत यह है कि खुश्क अशिया, बिस्किट, खजूर, पानी, जूस, ये उन इलाकों तक पहुंचाए जाएं। लोग पानी में हैं तो उन्हें पानी से बाहर निकालने की कोशिश हो, और अगर बाहर निकाल लिया जाए तो जिंदगी का रिश्ता कायम रखने के लिए ये खुश्क अशिया पहुंचाई जाए। पानी अभी भी जोर आवर तरीके से ऊपर से लेके दरियाए पेशावर से होता हुआ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अभी और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, और एक और बात कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है इस मुल्क को इन लोगों तक पहुंचने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।